सभागार में उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभ्यास मंडल की 61वीं ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला के आज 5वें सोपान में एक अहम विषय पर एक विशेषज्ञ से आप सभी लोग रूबरू होंगे, जिस विषय से हम सब लोग परिचित तो हैं, लेकिन कभी भी गंभीरता से उसके बारे में पालन नहीं करते हैं और न उस राह पर चलते हैं। संभव है कि आज हमें कुछ ऐसा सुनने के लिए मिले कि जो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करे। उससे संबंधित कुछ अभी क्लिपिंग दिखाएंगे। उसके पहले बहुत विनम्र निवेदन आप सभी से कर लें। आप लोग जल्दी जल्दी में आए हैं, गर्मी बहुत है, मोबाइल हो सकता है कि आपका चालू हो, कृपया मोबाइल निकालें और उसे साइलेंट मोड पर करने का कष्ट करें। पहला निवेदन। दूसरा विनम्र निवेदन है जो पिछले 4 दिनों में
एक अनुभव किया अभ्यास मंडल ने। मुख्य वक्ता के तुरंत बाद आभार आप सबकी तरफ से होता है, लेकिन हम बीच में उठ के चलने लगते हैं, और राष्ट्रगान होता है उस समय तक तो 25 से 30% लोग चल देते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, राष्ट्र के प्रति आपकी आस्था राष्ट्रगान के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब तक राष्ट्रगान न हो, कृपया अपना स्थान न छोड़ें, सभागार के बाहर न जाएं। यदि बहुत कोई मजबूरी है तो मुख्य वक्ता के उद्बोधन के बाद आप धीरे से निकल जाएं, जिससे कि किसी प्रकार का आपके पास में बैठे हुए श्रोता को व्यवधान महसूस न हो। ये 2 विनम्र निवेदन हैं। कल के बारे में एक अग्रिम सूचना दे रहे हैं कि कल आप जानते हैं कि पर्यावरण के ऊपर यहाँ यातायात पर बात होगी, यातायात ट्रैफिक पर, इस पर परिसंवाद होगा। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वो वहाँ से कागज़ लेकर के अपने सुझाव क्या चाहते हैं इस शहर के लिए, कहाँ कुछ गड़बड़ देखते हैं या आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में लिखित में कर दे देंगे तो कल के परिसंवाद में आपकी सहभागिता निश्चित हो जाएगी, आपके विचारों पर भी बातचीत हो जाएगी। तो मैं पुनः आपका सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। अभ्यास मंडल वो संस्था जो वैचारिक मशाल को जलाते हुए अपने आप को सबको साथ लेकर 61 वर्ष पूरे कर रही है, उसमें आप सभी का अभिनंदन है। इस वर्ष से 7 तारीख को व्याख्यानमाला का शुभारंभ हुआ और उस दिन रोजगार और देवचिंता विषय पर राम मोहन मिश्र को हमने सुना था, जो लोग नहीं आ पाए हों। दूसरे दिन पूर्व राजदूत श्रीमती मधु भादुरी यूक्रेन युद्ध पर, जिस सारी दुनिया रोज पढ़ तो रही है, सुन तो रही है, लेकिन क्या कुछ कह सकती है, भारत की क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं, इस विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय का उन्होंने रखा था, अपनी बात रखी थी। तीसरे दिन हमने आवाज़ और अंदाज के जो हमारे कमल शर्मा जी आकाशवाणी के सेवानिवृत्त थे, उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पर फैलाया, जिसके माध्यम से हमने सुना वास्तविकता की आकाशवाणी और दूरदर्शन में किस प्रकार की हमारी भाषा शैली कैसी होती है। और उन्होंने इस पर भी दुख व्यक्त किया था कि हम लोग जितने बोलते हैं व्याकरण को तो पता नहीं कहाँ छोड़ के चले आते हैं। व्याकरण का शुद्ध उच्चारण की बड़ी कमी और हर भाषा में सबसे ज़्यादा हिंदी में हो रही है, उसकी बात थी। फिर हमने अपार गुप्ता को कल सुना, जो अभिभाषक सर्वोच्च न्यायालय के थे, और आज हम सुनेंगे जल विशेषज्ञ श्री उमाशंकर पांडे, जो चित्रकूट से हमारे बीच में पधारे हैं। एक गहन अध्ययन, एक तपस्या जैसा व्यक्तित्व आपके सामने, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा ये पंच तत्व होते हैं, इनके एक एक विषय पर व्यक्ति सिर्फ किताबें पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक भौतिक रूप से इनसे नहीं जुड़े। उमाशंकर पांडे वो व्यक्तित्व हैं जो जल से सीधे जुड़े हुए हैं, जिनका संपर्क है। अभी थोड़ी देर में हमारे मुख्य वक्ता हमारे बीच में होंगे। अभी पर्दे पर आप जो कुछ भी देख रहे थे, ये उनके कृतित्व और जल संग्रहण के प्रति समर्पण और सेवा का एक उदाहरण था, जो छोटे छोटे रूप में यहाँ पर दिखाया गया, जो आज के हमारे वक्ता हैं श्री उमाशंकर पांडे जी। पहले अनुरोध के बाद जो लोग आए हैं, तो हमारे वक्ता और हमारे बीच में आज हमारे नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल जी हमारे बीच में होंगे। उसके पहले पुनः एक विनम्र निवेदन कर दें, जिन्होंने अपने मोबाइल साइलेंट पर नहीं डाले हैं वो कृपया साइलेंट पर डाल दें। वक्ता के बाद स्मृति चिन्ह दिया जाता है और फिर राष्ट्रगान भी होता है। विनम्र निवेदन है कि कृपया जब तक राष्ट्रगान न हो, उसमें आप शामिल हो, तब तक सभागार न छोड़ें। और अब आ रहे हैं हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता
श्री उमाशंकर पांडे, और साथ में हमारी प्रिय जिन्होंने इस शहर को पूरे भारत में पहचान दी, प्रतिभा पाल हमारी उपायुक्त महोदय। वो आयुक्त जिनके समय में स्वच्छता जल दोनों में इस शहर को पूरे भारत ने पहचाना, सलाम किया। तालियां जोर से बजना चाहिए कि ये वो व्यक्तित्व है जिसने इंदौर को न सिर्फ पूरे भारत में पूर्व से पश्चिम उत्तर तक, ये मुख्य हमारे वक्ता श्री उमाशंकर जी पांडे चित्रकूट हमारे बीच में जल विशेषज्ञ। मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर कृपया डॉक्टर ओपी जोशी हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ जहाँ भी हों कृपया मंच पर आकर के स्थान ग्रहण करें, और श्री मुकेश चौहान जी, हम सब लोग जानते हैं जल के पर्याय। मुकेश चौहान जी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, जिनको हमने कई बार सुना मुकेश जी को जल के बारे में बड़े गंभीर चिंतन से बात करते हैं। मुकेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री उमाशंकर पांडे चित्रकूट, हमारी प्रिय आयुक्त प्रतिभा जी, जिनके बारे में बताया कि पूरे देश में पूरे देश में बल्कि विदेशों तक इंदौर का नाम स्वच्छता और जल संरक्षण में पहुंचाया। ये आपकी तपस्या और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। साथ में है मुकेश चौहान जी, हमारे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के मुख्य अभियंता, और साथ में जल विशेषज्ञ, और ओपी जोशी एक जाना पहचाना नाम, पर्यावरण के क्षेत्र में प्राचार्य के रूप में भी काम कर चुके और आज भी सतत काम कर रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करें। मैं बहुत आदर के साथ में मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए बुला रहा हूं, हमारे बीच में हैं श्री आलोक खरे जी। आलोक खरे जी समाज सेवी, हम सब के प्रिय कामरेड, और साथ में व्याख्यान माला के उपाध्यक्ष कामरेड आलोक खरे स्वागत करेंगे आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री उमाशंकर जी का। खुशी की बात है कि प्रतिभा जी हमारे बीच में हैं। उनके स्वागत के लिए मैं अभ्यास मंडल के अध्यक्ष श्री रामेश्वर गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आए और प्रतिभा जी का स्वागत करें। श्री शशिकांत जी गुप्ता, शशिकांत जी शुक्ल कृपया आए और हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करें। शशिकांत जी शुक्ल वरिष्ठ से हमारे अभ्यास मंडल के सदस्य, पत्रकार, सभी लोग परिचित हैं। अतिथि देवो भव। हमारे जितने भी वक्ता आते हैं, और वक्ता का शारीरिक व्यक्तित्व का परिचय नहीं होता है, परिचय होता है उसके कृतित्व का। बहुत संक्षिप्त में अगर हम पांडे जी का परिचय दें तो कई पृष्ठों में चला जाएगा। कुछ उसकी झलक अभी आपको दिखाई थी, बहुत संक्षिप्त में बता दें। पांडे जी जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय जल योद्धा सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जल योद्धा, जमीन पर काम करके जल योद्धा की उपाधि पाना, सम्मान पाना, ये एक विशेष बात होती है। इसमें तो जोरदार तालियां आपकी होना चाहिए उनके सम्मान में। सदस्य नीति आयोग जल संरक्षण समिति, संस्थापक संयोजक जलग्राम जखनी, जिसके बारे में भी आप देख रहे थे, मेड़बंदी यज्ञ अभियान, संस्थापक
पद्म विभूषण निर्मला देश पांडे विद्यालय के पिछले 25 वर्षों से वर्षा जल संरक्षण की दिशा में बगैर सरकार की सहायता के समुदाय के आधार पर उसी समुदाय की बातचीत आज यहाँ पर होगी। यहाँ पर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों सम्मान जिस व्यक्तित्व को मिल चुके हैं, आज हमारे व्याख्यान में अपनी वाणी से हमें मार्गदर्शन देंगे। माननीय से नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिला प्रशासन ने हमारे मॉडल को, यानी कि आपके मॉडल को स्वीकार किया है। एक बड़ी लंबी फेहरिस्त इनके कृतित्व की है, लेकिन चूंकि यहाँ तक आते थे थोड़ा सा दिखा दिया, मैं उसको यहाँ पर संक्षिप्त में समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन 2 शब्द बता दूँ, कहाँ से आए हैं? चित्रकूट से, जहाँ पर जो नदी मंदाकिनी बह रही है अपने आप नहीं आई है। किसने किया? नदी पुनीत पुरात पुरात बखानी अति प्रिया निज तप बलानी। जो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी बहती है वो अति प्रिया अनसुईया अपनी तप पर लेकर के आती है। यानी ये भारत का इतिहास है कि जहाँ पर एक महिला भी अपनी तपस्या के आधार पर पहाड़ से नदी निकाल करके बताती है, जो गंगा नदी की एक धारा कही जाती है, वो है चित्रकूट। चित्रकूट में वो भरतकूप है जो कभी भी विलोप नहीं होता है, उसमें हमेशा जल रहता है। और ऐसे जल से संबंधित व्यक्तित्व अगर वहाँ से आएगा तो जल पर हमें क्यों नहीं मार्गदर्शन देगा? ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत है उस व्यक्तित्व की जो हमारे विषय की बात करेंगे। हम सब लोग बोलते हैं जल अमृत है, व्हाट इज द एलेक्सियर ऑफ लाइफ, बूंद बूंद पानी बचाइए, लेकिन हम करते कितना है, इस पर भी हमारी बातचीत आज मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतिभा जी के बारे में बात कर लें, हमारे बीच में बैठी हैं अभ्यास मंडल आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे जो है पांडे जी। बता दूं, अभ्यास मंडल का 61 वर्षों का बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन 3 वाक्यों में मैं समाप्त कर रहा हूँ। पहला है, अभ्यास मंडल वैचारिक मशाल लेकर के चलता है, कभी सड़क पर बैठ करके रास्ता नहीं रोकता है, और इसके बाद भी सारी जन समुदाय के लिए जो कुछ भी प्राप्त करना है वो अभ्यास मंडल प्राप्त करता चला रहा है। देश की पहली संस्था है जो इस प्रकार से काम करती है। अभ्यास मंडल वो है जो हमारे शहर में कान नदी जो जल के अभाव में मृत सी हो चुकी थी, उसको पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो अभ्यास मंडल है। अभ्यास मंडल वो है कि दूर 80 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा को यहाँ पर घर घर तक पहुँचाने वाला काम अगर किसी ने किया है तो वो अभ्यास मंडल है। और स्वच्छता में 5 बार इंदौर अगर पूरे देश में जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बीच में अपनी बात कह दूँ उसको, अन्यथा मैं भी नेपाल से लौटा हूँ। जब मैंने परिचय इंदौर से दिया तो देश के कई लोगों ने कहा इंदौर जो पूरे देश में स्वच्छता में लगातार जा रहा है, यदि हमने कहा 5 बार गया है और 6ठा भी बार इंदौर को ही मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का नेतृत्व तो ऐसा है, जन समुदाय उसके साथ जुड़ता है। ये बात मैं नेपाल में कह करके आया हूँ सिर्फ 4 दिन पहले। उसका नेतृत्व करने वाली प्रतिभा जी यहाँ बैठी हुई हैं। और जल संरक्षण में स्वच्छता के साथ पहला नंबर अगर किसी को मिला है तो वो प्रतिभा जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से इंदौर को मिला है। ये संक्षिप्त 3 बातें कही हैं, और इसके बाद हम रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानसून। ये बहुत बड़ा पुराना कहा गया था रहीम ने। इसी विषय पर 2-3 मिनट में अपने विषय की प्रस्तावना को रखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश चौहान जी को। मंचासीन आज के मुख्य अतिथि श्री पांडे जी, हमारी नगर निगम की प्रतिभाशाली आयुक्त प्रतिभा जी, ओपी जोशी जी, हरे राम जी, यहाँ उपस्थित अभ्यास मंडल के सभी सदस्यगण एवं श्रोतागण एवं इंदौर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। मैं विषय प्रवर्तन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। जो विषय है वो है जल संरक्षण में समुदाय की भागीदारी, और अभ्यास मंडल से अच्छा स्थान क्या हो सकता है इस विषय के लिए, क्योंकि अभ्यास मंडल 3 समय पर, जैसे 1979 में नर्मदा के फ़ेज़ 1-2 के लिए, 2002 में फ़ेज़ 3 के लिए, और खान नदी के लिए अभ्यास मंडल ने एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। तो इस स्थान के ऊपर यह विषय का प्रवर्तन बहुत ही
एक सामयिक परिवर्तन है। जब हम जल संवर्धन की बात करते हैं तो क्या खूब पानी हो तभी जल संवर्धन होना चाहिए? नहीं। आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा, जहाँ इंदौर भारत की सबसे ज़्यादा बरसात होती थी। वो भी ड्रॉट अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पानी का संवर्धन नहीं होता है। यह जो है कम्युनिटी की एक हैबिट्स होती है, उस पर डिपेंड करता है कि पानी ज़्यादा है या कम है। आज हम राजस्थान में भी देखते हैं या अरब देशों में भी देखते हैं, इजराइल में देखते हैं, तो कम पानी में भी रह रहे हैं वो लोग, और ठीक है। वह चेरापूंजी में भी देखते हैं या जो हम बॉम्बे में देखते हैं, इतना पानी गिरता फिर भी पानी के लिए रोते हैं। तो जल संवर्धन जो है हर स्थिति में एक बहुत आवश्यक स्थिति होना चाहिए। कारण क्या है कि आप जल आपके पास है, कितना भी जल है, अगर आप पास जल ज़्यादा है तो आप उसका मिसयूज़ करेंगे। आज हम यहाँ 135 mld की बात पर LPD की बात करते हैं, दिल्ली में 200 होता है। आप राजस्थान में चला जाए तो 50-60 mld में काम चला लेते हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जल संवर्धन हर स्थिति में कहीं भी कितना भी पानी गिरता हो होना चाहिए। अब चूँकि पांडे जी जो हमारे हैं, ये चित्र आते हैं जो बुंदेलखंड और यूपी का आधा आधा हिस्सा है, कुछ हिस्सा उसका यूपी में है, कुछ हिस्सा बुंदेलखंड में। बड़ी विरोधाभास है, यूपी में पानी ही पानी है, बुंदेलखंड में पानी नहीं है। तो आप दोनों ही परिस्थितियों से दो चार हो चुके हैं और एक अच्छे वक्ता हैं। और मैं चूँकि इंदौर में वो पहली बार आए, तो थोड़ा इंदौर के बारे में उनको बता के फिर हम उनको सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपने जाना ही होगा कि इंदौर जो है वो एक बेसाल्टिक लावा क्षेत्र में बसा है या काली मिट्टी है। और इंदौर जो आपके विंध्याचल की जो जितनी भी नदियों का उद्गम है उसके पास में है, तो इंदौर के में कहीं आसपास कोई पानी नहीं है। इंदौर में कुल जो पानी गिरता है, अगर हम उसको MLD में कन्वर्ट कर दें, 250 अभी जो आपका म्यूनिसिपल एरिया है, तो 400 से 500 MLD पानी इंदौर में गिरता है। और जो भूजल है, वो जो ग्राउंड वाटर बोर्ड ने जो अपने आंकड़े निकाले हैं, तो अगर 32 इंच पानी आपके यहाँ गिरता है तो यहाँ की जो काली मिट्टी है और जो बसाल्ट है, उसकी क्षमता जो है मुश्किल से 5 या 6 इंच की है। जो उसका आप भूजल बोर्ड की रिपोर्ट देख लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा पानी आप उसमें डाल भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है। ऐसे कोई बड़े बड़े एक्यूफर नहीं है हमारे यहाँ। बसाल्ट के अंदर क्या होते हैं, क्लीवेजेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके अंदर पानी होता है। तो इसलिए हम चाहें भी तो यूपी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो हमारा सारा पानी उसमें नहीं डाल सकते। पर चूँकि हर पानी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पानी में हर व्यक्ति एक सोच इसलिए रखता है कि वो पानी का सबसे बड़ा उपयोग भी वही करता है। तो हर व्यक्ति के पास एक सोच होती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर VN शराफ थे, उन्होंने एक ये कहा था, खेत का पानी खेत में, नदी का पानी मेड़ का पानी मेड़ में। तो दूसरी बात यह है कि अगर हमारे यहाँ 32 इंच पानी गिरता है, तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कितना पानी हम खान नदी में जाने दें ताकि वो गांधी सागर में जा सके, या हम गांधी सागर को पूरा ख़त्म करके और यहाँ का सारा पानी जो है ग्राउंड वाटर में डालना चाहते हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिडायरेक्शनल अप्रोच कभी नहीं हो सकती कि कोई कहे कि मैं सारा पानी डाल दूंगा, तो इंदौर में तो डाला भी नहीं जा सकता और संभव भी नहीं है। हमें वही पानी कल कल बहता हुआ नदी में भी चाहिए, हमें वही पानी गांधी सागर में भी चाहिए और वही पानी कुओं में भी चाहिए। तो एक आपस में प्रकृति ने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है कि आप इस क्षेत्र में 5 इंच से ज़्यादा नहीं जाएगा। आप जो यूपी में चले जाएंगे तो 12-15 इंच पानी वहाँ चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं। एक मैं इनको बताना चाहूँगा पंडित जी को कि इंदौर नगर निगम ने एक वृहद प्लान बनाया है, और वो जो प्लान है वो आपको बाद में कभी दिया जाएगा। तो उसमें भूजल से संबंधित जो एक विकास की योजना बनाई है, तो पूरा भूजल से संबंधित ही है। तो उसमें ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग भी है, तालाब भी है, निस्तार तालाब भी हैं। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जल योद्धा हैं, और उनका जो चिंतन है वो ये है कि मेड़बंदी करके सारा पानी जो है मेड़ के अंदर ही रखा जाए, ताकि हमारा पानी जो है कहीं वो नहीं जाए। उसमें उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है, उनको जल योद्धा ही बनाया है। तो आज उनकी जो चिंतन है वो हम उनसे सुनेंगे, और इंदौर के परिप्रेक्ष्य में वो क्या समझते हैं वो हमें अच्छा सुझाव देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और जो हम यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, जैसे आपका निस्तार तालाब है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग है, और आपके ट्यूबवेल रिचार्ज वगैरह, इन सब का एक क्वांटिफिकेशन अभी हुआ नहीं है कि कितना पानी भूजल में जाएगा इन सब चीज़ों से। तो एक क्वांटिफिकेशन भी आने वाले समय में हो जाएगा, तो हमें पता लगेगा कि इन चीज़ों से हमें कितना फ़ायदा होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ
और शुभकामना देता हूं पांडे जी को कि वो अपने चिंतन से आप सबको अवगत कराएं, जिस कारण से उनको जल योद्धा माना जाता है और प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया है। ये हमारे सौभाग्य की बात है, ऐसा जल योद्धा हमारे बीच में है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुकेश जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में व्यक्ति को समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी अभ्यास मंडल हमेशा इस शहर के साथ रहा, प्रशासन के साथ रहा, प्रशासन अभ्यास मंडल के साथ रहा। ये अभ्यास मंडल ही तो बैठा हुआ है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ बैनर में नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को हम चाहते हैं कि प्रतिभा जी, जो हमारे शहर की प्रतिभा है, प्रशासन की प्रतिभा है, हमारे मध्य प्रदेश की प्रतिभा है, उनसे भी दो शब्द शुभकामना के ले लें, सुन लें। चूँकि उनको जाना भी है तो मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ प्रतिभा जी को। सम्मानीय मंच और जो इंदौर शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा सभी को नमस्कार। क्योंकि हम लोगों को कल के व्याख्यान में बुलाया गया था नगर निगम को कि ट्रैफिक का व्याख्यान है, हम उसमें आएंगे, लेकिन जब मैंने अभ्यास मंडल का ये जो पूरी व्याख्यान माला है, इसमें जब आज का टॉपिक देखा तो मुझे लगा कि ये टॉपिक हमारे ज़्यादा काम का है। और ये मंच ऐसा है, अगर हम लोग कोई बात कहेंगे, इस मंच पे अगर बात रखेंगे तो वो बात कई घरों तक, कई लोगों तक जाएगी। इसीलिए मैंने कोठारी जी से और गुप्ता जी से रिक्वेस्ट किया कि हम आज के समय में अगर आ जाएं तो आप आज के समय में हमें 5 मिनट दे दीजिएगा। तो थैंक यू गुप्ता जी, कोठारी जी, कि आपने आज की व्याख्यान माला में मुझे आने का अवसर दिया। जो आज का विषय है वो बहुत एप्ट विषय है। इस समय की सबसे अधिक मांग है, इसमें हम लोगों में से किसी को दो राय नहीं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। और न सिर्फ देश के, बल्कि अगर हम लोग पूरे विश्व के बड़े शहरों की बात करें, लीडिंग सिटीज़ की बात करें, तो सभी आउट ऑफ वाटर कंडीशन में जा चुकी हैं। चेन्नई का उदाहरण एक ऐसा है जो हम सबकी जुबान पे रहता है, लेकिन सिर्फ चेन्नई नहीं, अगर आप बेंगलुरु देखें तो बेंगलुरु की भी लगभग यही हालत है और हम भी उसी राह पे हैं। आप तो सभी अनुभवी लोग हैं, आपने देखा होगा कि जब पहले 100-150 फीट का जो भी वाटर टेबल था वो आज बढ़ कर के 600-800 फीट और कुछ जगहों पे 1000 फीट भी है। और निपानिया की तरफ, बाईपास की तरफ अगर हम इंदौर में जाएंगे तो पानी के टैंकर जो हैं वो दिसंबर से चलने चालू हो जाते हैं। तो ये समय ऐसा है कि जब हम इस विषय को समझें कि वर्षा भी अपनी यहाँ अपन चेरा पूंजी नहीं है कि वर्ष भर होती रहे, अपने यहाँ वर्षा का भी लिमिटेड पीरियड है, वही 3-4 महीने बारिश होती है। और बारिश जब होती भी है तो रेनपोर होता है, यानी कोई 2-3 दिन ऐसे होंगे जिसमें बहुत तेज़ बारिश होगी, पानी आएगा और पानी बह के सरफेस रन ऑफ के रूप में निकल जाता है। तो इस समय इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाले शहरों में हम लोग हैं, चूँकि हमारा शहर हर चीज़ को पहले एंटिसिपेट कर लेता है और पहले कर लेता है। आप लोगों ने 5 साल पहले ही एंटिसिपेट कर लिया कि स्वच्छता आने वाले समय में कितना बड़ा मुद्दा और कितना बड़ा चैलेंज बनने वाली है। कचरे के पहाड़ आज दिल्ली 3 तरफ से देखता है। अब दिल्ली में 3 एंट्री, आप एंट्री कीजिए और कचरे के पहाड़ दिखते हैं, लेकिन इंदौर ने ये चीज़ 5 साल पहले समझ ली। और यही कारण है कि जो हमारा कचरे का जगह है वो गार्डन की तरह है, कचरे के प्लांट ना होकर वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कचरे की कोई इंडस्ट्री हो। अगर आप में से किसी ने देखे हो बायो CNG का जो नया प्लांट अपना लगा है, तो इस तरीके का ये शहर है जो पहले ही एक विज़न है इस शहर में, इस शहर के लोगों में, और उस विज़न के साथ चलने का अपना कमिटमेंट भी है। नहीं तो कोई ऐसा शहर नहीं है जो अपने घरों से सूखा और गीला कचरा अलग करे, कचरे को जब गाड़ी समय पर आए उस गाड़ी में डाले, जो सफाई मित्रों का सम्मान करे। हम लोग जिस दिन जब अवार्ड मिला करते हैं तो उसके अगले दिन हमारी कचरा गाड़ियाँ सवेरे से निकल के रात तक पहुँचती हैं। कारण ये होता है कि हर गली में उनको रोक के सम्मान करते हैं, तो आते आते रात हो जाती है। तो इस तरीके का, इस खूबी का शहर है ये। तो इस शहर ने अपने लिए जब भी जो कुछ सोचा, जिस विषय पे बात की, जिस विषय पर सभी लोगों की सहमति बनी, तो ऐसा कोई कारण नहीं रहा है कि हम लोग वो काम न कर पाए हों। तो ये समय इस बात को समझने का है कि हमें वर्षा जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जो वो लिमिटेड पीरियड है, उस लिमिटेड पीरियड में हम कितना पानी ज़मीन के अंदर पहुंचा सकते हैं। और जैसा अभी योशी जी ने बताया कि अपने यहाँ चूँकि काली मिट्टी लगभग 6-7 फीट तक मिलती है और काली मिट्टी का एब्जॉर्प्शन की एक क्षमता है, अगर हमने पानी ले जाकर उसके नीचे नहीं छोड़ा तो अपने यहाँ जो पानी होल्ड होगा वो बिल्कुल भी हमारे एक्वीफर तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो इस समय हम लोगों ने एक वर्षा जल संरक्षण के लिए एक अभियान किया हुआ है नगर निगम ने, इसके लिए एक पूरे बायलॉज बनाए गए हैं। और इन बायलॉज में ये प्रावधान किया गया है कि अपने यहाँ जितनी भी छतें हैं, उन छतों को आने वाले 2 महीनों के बाद
सभी के लिए मैंडेटरी हो गया है कि हर एक घर अपना पानी बचाएगा ही, बचाना ही पड़ेगा। और ये मैंडेटरी भी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई विकल्प नहीं है। कोई भी ना तो पानी बना पाएगा, ना पानी के हम लोग कहीं और से सोर्सेज ला पाएंगे। तो ये इस समय हाई टाइम है कि जब हम लोग अभी क्या कर सकते हैं उस पर करने पे विचार करें। तो जो नगर निगम ने अभी व्यवस्था बनाई हुई है उसमें सभी घरों में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनेंगे, 2 तरीके के घर हैं अपने यहाँ। एक तो वो घर हैं जिनमें ऑलरेडी बोरिंग है और एक वो घर हैं जिनके यहाँ बोरिंग नहीं है। जिनके यहाँ बोरिंग है उन घरों ने जो व्यवस्था बनाई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कि अपनी छतों का पानी डाउन पाइप से नीचे उतारते हैं, एक फ़िल्टर लगाते हैं, उसमें फ़िल्टर लगाने के बाद अपने बोर में पानी छोड़ते हैं। कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो वर्षा जल को पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रखते हैं और वही पानी पीते हैं। और आप सब अनुभवी लोग हैं, लंबे समय इन सब चीज़ों में R&D किए हुए हैं। हम लोगों ने तो 3-4 महीने पहले पढ़ा है जब हमारे बायलॉज बन रहे थे। तो जो पानी है बारिश का, उसका जो TDS है आप सब जानते हैं, इतना लो TDS होता है, 25-30 होता है। और हम लोग जो अपने RO में सेट करते हैं TDS, वो 300-400 का पानी हम सब पीते हैं। तो बारिश के पानी से अच्छा पानी और कोई होता ही नहीं है। तो अगर हमारे बोर में हम जो बारिश का पानी छोड़ रहे हैं विद फिल्टर, तो आप देखेंगे कि उसके TDS अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरीके से जो घर ऐसे हैं जिनके पास में बोरिंग नहीं है, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि हम अपना पानी डाउन पाइप से नीचे उतारें और एक पिट बना दें। पिट अगर 1000 स्क्वायर फुट की छत है तो उसमें 1.5 बाई 1.5 का फिट और 1.5 मीटर लगभग गहराई का पर्याप्त रहेगा। उसमें हम लोग 3 फिल्टर्स डालें, एक ईंट के टुकड़े डाल देते हैं, कुछ पेबल्स ग्रेवल्स डाल देते हैं, ऊपर सैंड रखते हैं। तो इस तरीके से पानी उसमें छोड़ा, छन करके आपके वाटर टेबल को, आपके एरिया का जो भी एक्वीफर होगा वहाँ तक जाकर वो पानी मिलेगा। तो ये 2 व्यवस्थाएं हम लोग सभी घरों में बना रहे हैं। लेकिन अपने यहाँ चूँकि कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट खूब है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बहुत इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, बहुत सारे अपने मैरिज लॉन्स हैं जहाँ पर लॉन पर्याप्त रकबा अच्छा वाला लॉन में भी होता है, एरिया अच्छा अवेलेबल है। वहाँ पर ट्रेंच विधि भी एक अच्छी विधि होती है जिसमें हम लोग ऐसी जगह आइडेंटिफाई करते हैं जो उस पूरे मैदान का स्लोप है, उस स्लोप में हम एक ट्रेंच बनाते हैं जिसकी लगभग लंबाई 10 मीटर की होती है और गहराई हर जगह इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमारी काली मिट्टी कहाँ ख़त्म हो रही है। तो इन जनरल जो इंदौर का हम लोगों ने स्टार्टा एनालिसिस किया जिसका, उसमें ये निकला कि 6 से 8 फीट तक अपनी काली मिट्टी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हमको मिट्टी मिल जाती है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उन एरियाज़ में हमने 10 मीटर का एक ट्रेंच खोदा, उसमें वैसे ही फिल्टर जमाए जैसे कि हम अपने पिट में जमा रहे हैं। नीचे ईंटें डाल दी, उसके ऊपर ग्रेवल्स डाले, पेबल्स डाले और सैंड डाल दिया। तो ट्रेंच की जो क्षमता है पानी को नीचे ले जाने में भूजल स्तर तक, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। एक तो ट्रेंच में पानी थोड़ा बहता है तो थोड़ा सा उसको स्टॉपेज भी मिलता है, तो नीचे पानी उतरने में सहायता होती है। तो ऐसी जगहों पर हम लोग ये ट्रेंच विधि से भी कई यूनिट्स बना रहे हैं। कुछ यूनिट्स को हम लोगों ने डेमो के लिए खोला हुआ है, जैसे 140 रोड पे बरसाना गार्डन है, तो वहाँ बहुत अच्छे सभी तरीके की जितनी यूनिट्स होती हैं वहाँ हम लोगों ने डेमो किया हुआ है, कोई भी व्यक्ति आके देख के जा सकता है। इसके अलावा अभी जो व्यवस्था की गई है कि टेक्निकल असिस्टेंस, अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उनकी छत कितने बाई कितने की है और उस छत में क्या व्यवस्था हम करें कि हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम सुरक्षित कर सकें, तो उसके लिए अपनी सिटी ऐप है 311 ऐप, आप सभी लोग परिचित होंगे उससे। तो उस ऐप में हम लोगों ने टेक्निकल असिस्टेंस की व्यवस्था रखी कि कोई भी व्यक्ति उस पर अपना एप्लीकेशन करके, संबंधित सब इंजीनियर उस वार्ड के होंगे, वो मौके पे जाएंगे, आपको बताएंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन पैनल करे हुए हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाजार में अलग से केपलर खरीदने, पाइप खरीदने, फिल्टर खरीदने नहीं जाना चाहता, तो एक मैक्सिमम रेट फिक्स करके कॉन्ट्रैक्टर्स भी किए हुए हैं कि अगर उनकी कोई मदद लेना चाहता है तो वो भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में उद्देश्य ये रखा गया है कि हम लोग इस साल में, चूंकि अपने पास लगभग 1.5 महीने का समय अभी बारिश से पहले बचा हुआ है, इसमें हम लोग पूरे शहर भर में लगभग 1 लाख यूनिट जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हैं वो इस समय अवधि में लगा लें। और आने वाले 2 साल में इंदौर सबसे साफ शहर नहीं रहे बल्कि सबसे पानी में जो सबसे जागरूक शहर है, जहाँ के लोगों ने इस बात को समझा, सोचा कि वो अपने घरों में 100% घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ऐसे शहरों में हमारा नाम हो। और ऐसे शहर की व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे शहर को सबसे ज़्यादा लिवेबल शहर भी बनाती हैं, क्योंकि जहाँ के लोगों ने ये समझ लिया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक कर लिया अपना, कचरे की व्यवस्था आप पहले से कर चुके हैं, पानी की व्यवस्था आपने कर ली, तो आने वाले समय में आप देश के उन शहरों में होंगे जहाँ लोग शिफ्ट होना प्रेफर करेंगे।
अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार आईटी कंपनीज़ हैं अपने शहर में आ रही हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट शहर की ओर आ रहा है। तो उसमें एक रीज़न आपका जो ये 5 साल की स्वच्छता है, इसकी ब्रांडिंग का भी है, इसकी व्यवस्थाओं का भी है। तो अगर हम लोगों ने ये चीज़ें सुनिश्चित कर ली तो आने वाले समय में इसमें कोई दो राय नहीं, हम सबसे साफ नहीं बल्कि सबसे लिवेबल शहर भी होंगे। और यही मैंडेट आने वाली जनरेशन चाहेगी कि हम उनको कैसा शहर दें जो रहने लायक हो। और रहने लायक शहर की परिभाषा में सबसे पहला पानी का ही विषय आएगा, बाकी चीज़ें तो सड़क अड़क सब बना लेते हैं, लेकिन अगर पानी नहीं रहेगा तो शहर रहने लायक तो नहीं रहते। हम लोगों ने खैर कहानियों में लोगों के मुंह से सुना है कि लोग ऐसे गांव में अपनी बेटी भी देना पसंद नहीं करते जिनके पास पानी नहीं होता, शादियां वादियां होती नहीं ढंग से वहाँ के घरों परिवारों में। तो ये तो लोग पहले से करते आए हैं, पहले से सोचते आए हैं इन सब चीज़ों को। तो आने वाले समय में हम लोग सोचें। दूसरा, जब हम किसी चीज़ का संरक्षण करते हैं तो उसको खर्च भी किफ़ायत से करते हैं। तो इसीलिए कई सारे लोगों ने कहा कि नगर निगम को कुछ लोगों को सहयोग करना चाहिए, कुछ पाइप देने चाहिए या कोई मैन पावर देनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही विषय रखा कि जितना पानी हमने निकाला उतना पानी हमको वापस करना चाहिए, इसमें कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है ये। और जब हम खुद से अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगाते हैं, खुद का पैसा खर्च करते हैं, खुद उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो हम जब पानी खर्च करने जाएंगे, आप में से सब लोग, बहुत सारे लोग योगा करते होंगे या वॉक पे जाते हैं। अगर अपन योगा और वॉक नहीं कर रहे हैं तो गुलाब जामुन जब सामने आते हैं तो 2 भी खा सकते हैं, लेकिन जो लोग योगा और वॉकिंग कर रहे होंगे उन्हें मालूम है कितनी कैलोरी दिन में घटाई है, तो जब भी गुलाब जामुन आएगा तो आधे पीस से काम चला लेंगे। तो ये भावना, जब हम अपना संरक्षण कर लेंगे, अपने घर की रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हमने लगाई, उसका मेंटेनेंस किया, उसकी सफाई हमने जवाबदारी खुद रखी, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम पानी का वेस्टेज पे भी ध्यान देंगे। इस तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा कि पानी जो उपयोग कर रहे हैं वो भी कितना कम करें। तो ये पूरा जो अभियान है वो डूज का और डोंट्स का है। डूज इस बात के कि हम अपने घर में या अपनी दुकान, अपनी कोई इंडस्ट्री है, सभी जगह हम अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा लें। और डोंट इस बात का कि हम पानी का वेस्टेज ना करें। कई बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट के संबंध में लोगों का कहना रहता है जो पैसा खर्च हो रहा है, 6,000 रुपये कहीं लग रहे हैं, कहीं 8,000 रुपये, 12,000, डिपेंड करता है कि हमारी छत का साइज़ क्या है, हमारे यहाँ बोरिंग है या नहीं है, हम रिचार्ज पिट कितने का बना रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। हम अपने घरों के आगे पेवर लगाते हैं या कोई और चीज़ लगाएं तो वो दिखती है, तुरंत दिखती है कि अच्छा साफ हो गया, बढ़िया हो गया। ये ज़रूर चीज़ ऐसी है कि इसके अप्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन अगर हमने अभी अप्रत्यक्ष लाभ इसके नहीं समझे तो आने वाला टाइम ऐसा रहेगा कि हमारे पास करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं बचेगा। तो आप सभी के माध्यम से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम खुद, हमारे आसपास के लोग, जिन एरियाज़ को आप खुद, आप में से कई सारे लोग होंगे जो विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष भी होंगे, तो आप अपने उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें, इस बात के बारे में बात कर सकें। किसी भी तरीके की क्वेरी किसी को करनी है तो सिटी ऐप अपना जो 311 का है उस पर सभी की क्वेरीज हम लोग एंटरटेन कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से अभ्यास मंडल को इस बात की बधाई दूंगी कि आप लोग इस तरीके के जो वैचारिक प्लेटफॉर्म लोगों को देते रहते हैं, इस तरीके से शहर को जोड़ते रहते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे ज्वलंत विषय होते हैं जो लोगों के संज्ञान में आ जाते हैं। इस अच्छे आयोजन के लिए भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं कि इस तरीके के व्याख्यान माला, इस तरीके के आयोजन, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हम आगे भी उपलब्ध कराते रहें। कान और सरस्वती नदी के लिए जो आपने किया है उसी का परिणाम है कि हम लोगों के यहाँ जो जितना सीवरेज आउटफॉल्स जाते थे कान और सरस्वती में वो बंद हुए हैं। आने वाले समय में जो बारिश के बाद जब आप कान सरस्वती को देखेंगे तो और नए स्वरूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप सभी लोगों को मैं फिर से नमस्कार करती हूँ और इस अपेक्षा के साथ में कि हम अपने घरों में जरूर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगले आने वाले 7 से 10 दिनों में लगाएंगे। धन्यवाद। आदरणीय प्रतिभा जी, जो बातें प्राय अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञप्तियों में नगर निगम के पढ़ते हैं या वक्तव्यों में पढ़ते हैं, आज हम वही सारी बातें सारगर्भित प्रतिभा जी के सामने, आयुक्त महोदय से सामने सुन रहे थे। ये हमारा सौभाग्य था। मैं प्रतिभा जी की चूँकि जाना है, इसलिए अभ्यास मंडल के बहुत ही वरिष्ठ संस्थापक और हम सब के प्रिय मुकुंद दादा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, जिन्होंने नर्मदा का जल यहाँ लाने में अहम भूमिका निभाई। मुकुंद दादा से अनुरोध कि वो आकर के प्रतिभा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुकुंद कुलकर्णी जी, आदरणीय मुकुंद कुलकर्णी जी, हम सबके प्रिय, हम सबके आदरणीय श्री मुकुंद कुलकर्णी जी।
प्रतिभा जी को अभ्यास मंडल की से ये अभ्यास मंडल है जिन्होंने शुरू किया था जलमल प्राधिकरण का गठन किया जाए, जल संरक्षण पर बात की थी, जल उपचार एवं पुनर्योग की बात की थी, पेयजल की गुणवत्ता पर बात की थी, उचित जल दर निर्धारण की, डबल पाइपलाइन सिस्टम और जल ऑडिट और मीटरिंग, ये अभ्यास मंडल ने शुरू किया था और आज ये शहर जल संरक्षण में प्रथम स्थान पर आ चुका है। यानी कि प्रतिभा जी, हम ये बताना चाहते हैं कि अभ्यास मंडल आप जो अपेक्षा करती हैं वो पूरी होगी, क्योंकि इंदौर शहर आपके साथ है। ये जागरूक शहर है जो हमेशा साथ में रहा और अभी भी रहेगा। हमारा सफाई में छक्का लगे और वाटर प्लस में भी हम नंबर 1 आए, इसके लिए हमने एक स्पीकर निकाला शहर आपकी ओर से। ये हम आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। स्मृति चिन्ह जब दिया ही जा रहा है तो प्रेम से हम क्यों न अपने आज के मुख्य वक्ता को भी दे दें, और उसके लिए बहुत आदर के साथ मैं बुला रहा हूँ श्री रसनिधि कुमार जी गुप्ता जी को। श्री रसनिधि कुमार जी गुप्ता कृपया आएँ और आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री उमाशंकर पांडे जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां थोड़ी सी हो देनी चाहिए। अब जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं उमाशंकर पांडे जी को सुनने के लिए, उस व्यक्ति को जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए लड़ाई लड़ करके आज नौकरियों में 30% का जो आरक्षण है उन्होंने दिलवाया, जो व्यक्ति कहता है कि जो देश गंगा जमुना नर्मदा कावेरी का है वहाँ पर पानी बिकता है, ये पीड़ा है हमें, जो व्यक्ति उजड़े हुए गाँव को जो उजड़ चुके पानी के कारण उनको फिर से बसाने की बात करता है और बसा के बता देता है, ऐसे व्यक्तित्व को हम सुनेंगे जो कहता है, लोगों ने तो कहा था, एक कहावत कही गई थी, वो ये था कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन आदरणीय पांडे जी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, जल बिनु जगत यह गया सपना। अगर जल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आइए ऐसे व्यक्तित्व को सुनते हैं आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे। संपूर्ण अभ्यास मंडल का मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। सम्माननीय श्री अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, उपाध्यक्ष माननीय श्री अशोक कोठारी जी, सचिव नेताजी मोहते, कोषाध्यक्ष पीसी शर्मा जी, सदस्य श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी, सफ़ी शेख जी, श्रीमती वैशाली जी और चौहान साहब, और यहाँ पर उपस्थित मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ श्री अशोक कोठारी जी का, जिन्होंने अखबार में पढ़ा। मेरी बात अगर अशोक कोठारी जी यहाँ पर हों तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अखबार भास्कर अखबार में खबर पढ़ी और उस खबर से मेरा नंबर लिया और मुझसे कैसे कांटेक्ट किया। मैं स्वयं इस बात के लिए मैं उनको एक आप सबसे कहता हूँ, एक बार तालियां बजाइए कि अशोक कोठारी जी ने, मेरा बड़ा थोड़ा सा व्यस्तता रहती है और बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूँ तो छोटा ही, लेकिन स्वाभाविक रूप से सरकार के कामों के साथ, समाज के कामों के साथ, गांव के साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं विषय पर आता हूँ। मेरा विषय है परंपरागत जल संरक्षण सामुदायिक भागीदारी। जल हमारे यहाँ कितना पूज्य है, जल की कितनी महिमा है। दुनिया की सभी सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ है।
न्याय का जो आधार था पहले, जब अदालतें नहीं थीं, तब जल था और वृक्ष। गंगा तुलसी, गंगा उठा लीजिए, तुलसी डाल दीजिए, लीजिए साहब, न्याय हो गया। वर्तमान में हमारे देश में 10,360 नदियां हैं, 5 लाख के करीब तालाब बचे हैं। आज़ादी के पहले 1 करोड़ लगभग तालाब हमारे पास थे। भारत की विभिन्न नदियों पर 5,650 बांध बने हैं। वर्षा कम होने के कारण अधिकांश बांधों में पानी नहीं बचा। पहले वर्षा 120 दिन होती थी, अब वर्षा 44 दिन या 38 दिन हो गई है। इसलिए बड़े जो प्रयोग हैं बांधों वाले, अधिकांश बांध खाली हैं। हमें छोटे प्रयोग करने होंगे जो समुदाय के आधार पर हों। ऐसे प्रयोगों की ओर हमको जाना होगा। जीवन भर में एक व्यक्ति 65,000 से 70,000 लीटर पानी पीता है, यानी 2 लीटर से 3 लीटर के बीच पानी रोज उसे चाहिए। जीवन भर में हमको जीवन समाप्ति के बाद लगभग 3 से 4 कुंटल लकड़ी चाहिए चिता के लिए। बिल्कुल सच, पेड़ और पानी। इसलिए जो मेरा नारा है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। 80%, हालांकि पूरी दुनिया में पानी का संकट है, लेकिन भारत के भी कई राज्यों में पानी का संकट है। 80% बीमारियां शुद्ध पानी के कारण हो रही हैं और प्रतिदिन दुनिया में 5,000 बच्चे अशुद्ध पानी के कारण काल के गाल में समा रहे हैं। पृथ्वी में जितने भी जीव हैं, उन सबका जीवन जल पर निर्भर है। पेड़ में, फलों में, अनाजों में, जड़ों में, स्वाद में, रस में, वह सब जल के कारण हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जल की पूजा करते हैं। जल हमारे साथ होता है। जल जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। जल अनमोल है। जल विलक्षण है। जल सर्वव्यापी है। जल राष्ट्रीय संपदा है। पानी परमेश्वर है। जल शिव है। जल शंकर है। जल अमृत है। जल शक्ति है। जल ऊर्जा है। जल में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। जल की सत्ता रहस्यमयी है। जल सबको नया करता है। जल रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। जो भी जल जीवंत है, जो कुछ भी प्रकृति में हरा भरा है, वह सब जल के कारण है। धरती की कोख में पड़ा बीज जल को पाकर के बट वृक्ष बनता है। जल समृद्धि का प्राण है। जल के भीतर जीवन समाया है। गांव का कुआं जल का सच्चा स्रोत है। गांव के कुएं में कितने लोग उलहना देती थी महिलाएं आपस में जब बात करती थी, पानी भरने जाती थी। कुआं गांव भर के दर्द को समेटे रहता है। तालाब हमारे पानी के बैंक हैं। तालाब सूखे तो कुएं सूख गए। जब पानी बिकने लगता है तो पृथ्वी का हृदय डोलने लगता है। गंगा और यमुना, नर्मदा के देश में पानी का बाजारीकरण हो रहा है। बोतल में पानी बिक रहा है। ये बहुत चिंतनीय विषय है। सब समाज को सोचना चाहिए। पानी जोड़ता है। पानी किसको जोड़ता है? निर्जीव को भी जोड़ता है। जिसमें सीमेंट, गिट्टी, बालू, लोहा तब जुड़ेगा, मकान बनेगा जब पानी उसमें होगा। जब तक पानी नहीं डाला जाएगा तब तक मकान, मतलब निर्जीव को भी पानी जोड़ता है। जितना जो कुछ सृष्टि की में सुंदर है वह सब जल ही के कारण की माया है। नदी को कन्या कहा गया है, बहू कहा गया है, मां कहा गया है। जो जल की रक्षा करता है, माता लक्ष्मी उस पर बहुत प्रसन्न रहती हैं। क्यों? माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं, शयन करते हैं। सृष्टि समृद्धि प्रसिद्धि पाने के लिए पानी बचाना चाहिए। पानी प्रलय भी लाता है, पानी बसाता भी है और पानी उजाड़ता भी है। जल में ही वृक्ष है, अमृत है, विष है
औषधियाँ हैं, माणिक हैं, मणियाँ हैं, जल ही जीवन को जन्म देता है। नदियाँ मात्र प्राकृतिक संरचनाएं नहीं हैं, देश की जीवन रेखा है, भारत के विकास का भविष्य तय करती हैं। नदियों का स्वभाव है वो उपकार का होता है। नदियों के जल से खेतों को पानी मिलता है, विद्युत उत्पादन होती है। नदियां हमें साहस और धैर्य सिखाती हैं। अवरोध से डरना नहीं चाहिए। महाकुंभ जैसे विशाल मेलों का आयोजन नदियों के किनारे होता है, जहां देश की संस्कृति एक साथ देखने को मिलती है। लेकिन दुखद बात यह है कि इन्हीं नदियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के दबाव में आकर पिछली सरकारों ने कुछ नदियों को किराए पर दिया है। आप सबने पढ़ा भी होगा। पानी का व्यापारीकरण, पानी बेचना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमारे देश में तालाबों का इतिहास बहुत पुराना है, जिन्हें सरोवर, ताल, तलैया आदि नामों से पुकारते हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर महाराज सगर ने सागर को खुदवाया था, जिसे आज हम समुद्र कहते हैं। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने समुद्र को बनाया था। दुनिया भर में लाखों तालाब गायब हो गए हैं, तालाबों पर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तालाब बनाना, कुआं खुदवाना हमारे धर्म में बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता था। कोई भी पूजा पर्व ऐसा नहीं है जिसमें जल का पूजन ना होता हो। जलाशयों को देव स्थान कहा गया है। जब पूरा गांव कुएं का इस्तेमाल करता तब उसकी हिफाजत पूरा गांव करता था। हमारे हैंडपंप और ट्यूबवेलों ने कुएं नष्ट कर दिए। लोग कुआं के पास नहीं जा रहे। कुआं हरा भरा था, बगीचे हरे भरे थे, सिंचाई के साधन कुआं एक लोक तीर्थ भी है। कुआं केवल कुआं नहीं है, लोक तीर्थ है। कुएं की पूजा होती है। जब माताएं बच्चा हमारा होता है तो कुआं की पूजन होती है। विवाह में जाते हैं तो कुआं की पूजन होती है। और गांव में जब मड़वा होता है तब कुआं की पूजन होती है। कुआं हमारे लोक तीर्थ हैं। अगर आपको ज़्यादा जल के बारे में अधिक पढ़ना है तो आचार्य बारामीर के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। पानी की कहानी को समझने के लिए मुंशी प्रेमचंद के ठाकुर का कुआं की कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए नौजवानों को, जो है यहाँ पर हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु से पानी शुरू होता है। जल जोड़ने का काम करता है। कुआं पूजन बच्चों के जन्म के समय, विवाह का समय हो। पुरानी परंपरा में रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वृक्ष और पानी को लोग छूते नहीं थे, क्योंकि ये पानी सोता था। कावड़िया पानी लेकर क्यों जाते हैं हजारों किलोमीटर पैदल? मंदिर में चम्मच के द्वारा पानी क्यों दिया जाता है? भीमसेन एकादशी को व्रत क्यों रखा जाता है निर्जला? जन्म से मृत्यु तक, पिंडदान तक पानी का मानव के जीवन में बहुत बड़ा रहस्य है। हरतालिका व्रत, तीजा व्रत, निर्जला एकादशी माताएं बहनें क्यों रहती हैं? हमारे मुस्लिम भाई 1 माह तक रमजान में पानी क्यों नहीं पीते हैं? यज्ञ में, कलश में यात्रा क्यों निकाली जाती है? चारों धाम की यात्रा के बाद हमारे पुरखे जल ही लेकर क्यों आते हैं? कोस और पानी का क्या महत्व है? भारत में पानी का बाजारीकरण होना बड़ा व्यापार का रूप ले रहा है। आखिरकार मिट्टी के घड़े का पानी शुद्ध क्यों होता है? हमें संवैधानिक राइट टू वाटर क्यों नहीं है? कुएं का पानी शुद्ध क्यों होता है? यह एक छोटे से प्रश्न थे आपके सामने। मुझे जिस विषय का मैं विशेषज्ञ हूं, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, आदरणीय अशोक कोठारी जी, जिनकी वजह से मुझे आज इस मंच पे आने का मौका मिला है। आप देखते होंगे कि जहां पर जो पानी का वाटर लेवल 12 और 15 फीट पर 20 फीट पर था, आज उज्जैन जैसे जगह पर ये महारानी अहिल्याबाई होलकर की जगह है, भूमि है। जिस माँ ने ऐसा मंदिर, अपना भवन बनाया था कि वो दर्शन रोज नर्मदा के करती थी। मैं उस भवन को देखने गया हूँ। यही गोंडवाना की महारानी दुर्गावती, जिन्होंने इस देश में 5 जल योद्धा हुए हैं। पहले जल योद्धा हुए हैं महाराज भागीरथ, जिन्होंने गंगा को अवतरित किया। इसके बाद जल योद्धा हुए हैं महाराज भोज, जिन्होंने 65,000 एकड़ की जमीन पर भोपाल ताल बनाया है। इसके बाद जल योद्धा हुई माता अनुसुईया, जिनने अपने तपोबल से माता मंदाकिनी को लेकर आई। इसके बाद जो जल योद्धा हुई महारानी दुर्गावती।
जिन्हें गोडवाना से और कालिंजर तक हजारों तालाब बनाए थे। इसके बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर, और आज आप सब जल योद्धा हैं। अब सबको जरूरत है जल बचाने की। पहले शुरुआती दिनों में क्या होता था कि लोग, संपन्न लोग, धनी लोग कुआं खुदवाते थे। कुआं खुदवाना पुण्य का कार्य था। पेड़ लगाते थे तालाब के किनारे, एक पेड़ 10 पुत्र समान, ये भावनाएं हुआ करती थी। गांव में छोटे मोटे विवाद हो जाए तो गंगा तुलसी करके लोग न्याय के आधार पे गंगा उठा लो। गांव का फला आदमी बड़ा पानीदार है, फलाना गांव बहुत पानीदार है, फलाना व्यक्ति निपान है। मैं आज उस विषय पे बात नहीं करने आया। मैं तो अशोक कोठारी साहब की, मैं लंबा चौड़ा टीवी पे लोग देखते हैं, मैं बहुत बगैर देखे भी अच्छे भाषण देता हूं, लेकिन आज मैं परिवार के बीच आया हूं। और परिवार के बीच आदरणीय अशोक कोठारी जी ने मुझे पता नहीं क्यों चुना था कि उमाशंकर पांडे लेक्चर देने के लिए यहां आए। लगभग जो मैंने काम किया है उसको मैं बाद में कहूंगा। पहले मैं मेड़बंदी के बारे में बताता हूं कि अगर आप मेड़बंदी करते तो कितना फायदा है। इस देश में लगभग 18 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है, जिसमें से 9 करोड़ जमीन असिंचित है। आज भी जो पानी 2 तरह से मिलता है, या तो भूजल या वर्षा जल। चूंकि समय मुझे 7:15 बजे मैंने मंच पकड़ा था, और जब कोठारी साहब कह देंगे मैं बना बंद कर दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति हूं, हमको तो रोज अनुशासन में रहना होता है, इसलिए बिल्कुल निसंकोच आपके घर का हूं। यहाँ अतिथि के रूप में बिल्कुल नहीं आया, अशोक कोठारी जी का छोटा भाई बनकर आया हूँ। कुलकर्णी जी का आशीर्वाद लेना था मुझको, दादा का। तो जो मैं आपसे कह रहा था, खेत पर मेड़ बनाना, मेड़ बूढ़ा, बच्चा, नौजवान कोई भी बना सकता है। अपना फावड़ा लीजिए, अपनी डलिया लीजिए। आषाढ़ के माह में हर व्यक्ति अपने खेत पर जाता था, जहां उसका खेत खुला होता था, मेड़बंदी चचा वो करता था। इसके बाद मेड़ बनाइए, और मेड़ बनाएंगे तो क्या होगा, पानी रुकेगा। अब मेड़ पर पेड़ लगाइए, बड़े पेड़ मत लगाइए। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर आकाश का पानी नीचे ले आते हैं, जैसे बरगद, महुआ, आम, पीपर, इमली, जामुन, ये आकाश से पानी को पकड़ लेते हैं। अब ऐसे पेड़ों का जमाना, महुआ के बारे में कहा गया कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा, 300 साल महुआ जीवित रहता है। आप लगाइए मेड़ के ऊपर पेड़, कौन सा, जामुन नहीं लगाना है, नींबू, आंवला, क्या कहते हैं आपका, सहजन, करौंदा, तुलसी, और मेरे यहां क्षेत्र में तो बुंदेलखंड में अरहर की दाल लगाई जाती है, मूंग की दाल लगाई जाती है मेड़ के ऊपर, और बड़ी मात्रा में हजारों टन दाल पैदा होती है। अभी आचार्य बालकृष्ण जी एक दिन कार्यक्रम में हमारे आए थे, और यहाँ मैं उज्जैन दर्शन करने अभी बीच में आया था, तो यहाँ एक बड़ा आश्रम है, सेवाधाम आश्रम है, सुधीर भाई एक चलाते हैं, और वो बड़ा अच्छा सेवाधाम है। वहाँ 700 परिवार के बच्चे रहते हैं, और उसको देखना भी चाहिए जाकर के। बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। तो मेरे साथ आदरणीय राष्ट्रपति जी के फर्स्ट रिलेशन के साथी साथ थे। आदरणीय अशोक कोठारी साहब से मैं उस दिन मिलना भी चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश फ्लाइट थी और हम लोग निकल गए। आप आचार्य जी ने कहा है कि आंवला लगाइए, और 1 लाख टन आंवला तो उनको चाहिए, पतंजलि को। तो हम लोग साथ थे यहीं पर उस दिन कार्यक्रम में, खेत पर मेड़ उन्होंने लगाया था यहाँ सेवाधाम में। तो आप ऐसे पेड़ों को चुने जिनके पत्ते खेत में गिरें और जैविक खाद बन जाए। आम के आम, औषधीय पेड़ लगाइए, बिल्कुल
मेड़ बनाने में किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है, सरकार से कोई अनुमति नहीं लेना है, बूढ़ा बच्चा नौजवान सब कर सकते हैं। परंपरागत पुरखों की सबसे पुरानी विधि है, जितना पानी खेत में होगा उतनी नमी होगी। और आषाढ़ में केंचुआ बरसता है। आषाढ़ में, चूंकि मैं हिंदी भाषी हूं, बहुत सारे मैं बाहर भी जब बात करता हूं तो मैं अपनी बात हिंदी में करता हूं, क्योंकि मुझे अभिमान है हिंदी पर अपनी। और जहां उज्जैन की नगरी में बैठा हूं, उसमें अभी मैं वाजपेयी साहब मुझे ऐसी एक संस्था को दिखाने ले गए जो पूज्य गांधी जी ने जिसका शिलान्यास किया था। और हिंदी भाषा समिति में करीब 80,000 किताबें हैं वहाँ पर। मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि 15 तारीख को मेरे यहाँ जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश देश का पहला प्रदेश है जहाँ जल शक्ति मंत्रालय है, उसके अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो आने वाले हैं। इसलिए मुझे जल्दी निकलना है, नहीं मैं अशोक दादा के साथ में जरूर अगल बगल देखता। मालवा में 200 फीट से पानी ऊपर से लिफ्ट करके लाया जा रहा है इंदौर में। वैसे पूरी दुनिया में जल का संकट है, खासकर चेन्नई, केप टाउन शहर खाली हो गया। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, केप टाउन खाली हो गया। कई देशों ने दूसरे देशों के ऊपर मेरे आर्टिकल आ रहे हैं, समय कम है, समय की पाबंदी है और मैं समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करता हूँ। तो आज की जो परिस्थिति है, नौजवान बच्चों से मैं बात कहूँगा कि आप अपना खेत पर मेड़ बनाइए और मेड़ पर पेड़ लगाइए, औषधीय पेड़ लगाइए। दूसरी बात, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में। हमारे पुरखे क्या करते थे? तीर्थ करते थे, चारों धाम से क्या लाते थे? क्या लाते थे? लोटे में जल लाते थे। जब व्यक्ति पैदा होता है तो किससे नहवाया जाता है? जल जाता है। जब व्यक्ति अंतिम क्रियाक्रम उसका वो जब समाप्त हो जाता है तो काहे से नहवाया जाता है? जल से नहवाया जाता है। जब पिंडदान उसका करते हैं तो काहे से करते हैं? जल से करते हैं। जब विवाह में व्यक्ति बैठता है, मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी कुशा के साथ, तो क्या देते हैं? जल देते हैं। अब आप समझिए, जल की महिमा, मंदिर में चमची द्वारा क्या दिया जाता है? जल दिया जाता है। जमजम, एक और पानी के योद्धा हुए मोहम्मद साहब, तो जमजम में क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो जमजम का पानी पवित्र पानी मिलता है। एक बूंदा पानी पड़ गया, व्यक्ति पवित्र हो गया। शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद पानी क्यों डाला जाता है? वो तो गंगाधर हैं। आज में इस लेक्चर को मैंने एक तरफ रख दिया है और मुझे लगा कि आदरणीय कोठारी साहब, अशोक कोठारी जी का मन है कि मैं सीधे संवाद की बात करूं। तो अब जब आप सारे मृत्यु से और जन्म से मृत्यु तक किसका रिश्ता है? पानी का। स्वाद है तो पानी के कारण, अगर नीरस है तो पानी के कारण। तो आदमी पानीदार कैसे बनेगा? जब पानी बचाएगा। वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोको। मुझे, मेरा गांव जखनी था, अगर वीडियो चला हो, देखा है? देखा है आपने? उस गांव में एक भी नौजवान नहीं था। उस गांव के सारे नौजवान गांव छोड़ के चले गए। मैं अपनी माता जी से मिलने के लिए, मैं बाहर विश्वविद्यालय में नौकरी करता था, अम्मा बीमार हो गई तो मैं मिलने गया। तो अम्मा ने मुझसे कहा कि देखो बेटा, संतान इसीलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बने, और तुम बाहर चले गए और हम आपकी ज़मीन रखाए हैं यहाँ। अगर कल के दिन हम ख़त्म हो जाएंगे और आप ज़मीन बेच के शहर चले जाओगे। तो मैंने कहा माता जी क्या किया जाए? बोले तुम गांव पकड़ लो और इस गांव को बनाओ। मैंने कहा एक भी नौजवान नहीं, मैं करूँगा क्या? बोले नहीं, गांव के लोगों को रोको। मैंने अपने जैसे 10 साथी इकट्ठे किए, जैसे आज आदरणीय अशोक कोठारी जी और कुलकर्णी चाचा बैठे हैं। एक टीम बना के तैयार करी है, आदरणीय रामेश्वर जी हैं। सब लोगों ने मिलके एक, आप इतना बड़ा जो मंडल आज खड़ा है, अभ्यास मंडल खड़ा है, और अभ्यास मंडल का बड़ा सम्मान है। मैं अभी नई दुनिया के संपादक जी के साथ बैठा था, उन्हें बड़ी तारीफ करी। जिस व्यक्ति से भी मेरी बात हुई, अभी
राजेश बादल जी का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, बड़े पत्रकार हैं। जिन लोगों से भी बात करता हूँ, मेरे यहाँ एक कलेक्टर थे DN लाल साहब, उन्होंने भी अभ्यास मंडल, वो कभी आए होंगे, उन्हें मुझसे कहा कि ठीक है पांडे जी, वो तो बहुत ही गंभीर मंच है। तो मैं गंभीर मंच के साथ बैठा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच बैठा हूँ। हम लोग भाषण देने जाते हैं, हमारे भाषण चलते रहते हैं। अब हम काम उतना नहीं कर पा रहे चूँकि शोहरत मिल गई, तो हमने पहले 10 लड़कों ने मिलकर के क्या किया कि एक मेड़बंदी शुरू किया और मेड़ पर 100 बीघे में बासमती धान बुंदेलखंड में हम लेकर आए। और आज आपको पता होगा 25,000 कुंटल बासमती धान केवल जखनी गांव पैदा करता है। आप बाकायदे देख सकते हैं, जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जाता था, उस बुंदेलखंड के बांदा मंडल से मालगाड़ी में धान आ रहा है। चित्रकूट में 5 लाख कुंटल धान खरीदा था पिछली साल सरकार ने, ये दस्तावेज मेरे पास हैं। कोई देखना चाहे तो सरकार ने कितना खरीदा है मैं दिखा। नीति आयोग ने जखनी गांव को देश का एक्सीलेंट विलेज कहा है। मन के मेरे गांव का पहले मॉडल 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया, जिलाधिकारी ने लगाया। इसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने 1 लाख गांव में उस मॉडल को लगाया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में गांव का उल्लेख किया। पूरे देश जल शक्ति मंत्रालय ने मेड़बंदी, कोरोना काल के दौरान 24,000 करोड़ रुपया मेड़बंदी पर खर्च किया। एक गांव से हम लोग निकल करके आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पत्र लिखा पूरे देश के प्रधानों को, भारत भर के प्रधानों को, कि मेड़बंदी कर पानी रोकें। हमने पिछले दिनों हमारे सरकारी जो खरीद हुई है, ये धान की ये पेड़ जो लगाए खेतों पर किसानों ने, ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, जिसमें मुझे जानकारी दी गई है कि 1,82,503 किसानों ने 1 लाख लिखा में, इस भारत सरकार का है दस्तावेज। ये बड़ी बात है कि इस मेरी एक छोटी सी मुहिम एक गांव तक नहीं बची, बल्कि आज पूरे देश में मेड़बंदी जखनी के नाम से जानी जाने लगी है। जो लोग आज मोबाइल लिए बैठे हैं, अपने मोबाइल पे जलग्राम जखनी डाल दीजिए, या जल योद्धा उमाशंकर पांडे डाल दीजिए, या मेड़बंदी यज्ञ अभियान डाल दीजिए। मैंने कोई NGO नहीं बनाई, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई संस्था नहीं बनाई, कभी किसी पुरस्कार के लिए मैंने आवेदन नहीं किया, ना अनुदान के लिए आवेदन किया। जो संस्था मुझको बुलाती है, चूंकि मेरे पास मेरे परिवार और बच्चों के लिए जमीन है, खाने भर के लिए, उनके खर्चा के लिए है, मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे बच्चों के लिए है। अब तो बासमती पैदा होता है हमारे यहाँ। प्याज में, देश में जहाँ बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहाँ सरकार ने, ये भारत डाटा है, वाटर डाटा टेबल एनालिसिस टू डिपार्टमेंट माइनर एरिगेशन, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी ऊपर आया, 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी। ये सामने डाटा है माइनर एरिगेशन का, आप तो चूंकि बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। 1 मीटर, और ये 2018 का है, 3 मीटर ऊपर पानी आना, इससे बड़ी कोई काम नहीं सफलता का हो सकता है। फिर मैंने सरकार से पूछा कि आपने पानी बढ़ा तो क्या किसानों को क्या लाभ हुआ? तो सरकार ने 287 करोड़ रुपए का धान खरीदा। धान तब होगा जब खेत में पानी होगा, पानी खेत में तब होगा जब मेड़ होगी। तो फिर मैंने पूछा कि भाई और जींस कितना हुआ? तो सरकार ने 3800 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा किसानों से, यूपी सरकार ने। इसके बाद ये मॉडल आपका पूरे देश में लागू हुआ। ये तमाम सारी रिपोर्टें हैं। मुझे 2 बातें, मुझे 45 मिनट कहा गया था और मैं 35 मिनट में बात खत्म करूंगा। तो अब संकट ये आ गया है कि गंगा और यमुना के देश में हमारे पुरखे पहले क्या, हम सबसे पहले जब मकान कहीं बनाना चाहते तो क्या देखते हैं? पानी। क्या देखते हैं? वहाँ पानी है कि नहीं है। मकान बनाने के पहले पानी देखते हैं।
हम गंदगी कौन साफ करता है शरीर की? साबुन नहीं साफ करता, कौन करता है? पानी साफ करता है। पानी सबको साफ करता है। पानी भेद नहीं करता, पानी जाति नहीं जानता, पाति नहीं जानता। पानी तो बड़ा निर्मल है। पानी की इज्जत करो, पानी की पूजा करो, पानी के मंदिर बनाओ। पानी का मंदिर कैसे बनेगा? शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। आदरणीय अशोक कोठारी जी मुझसे फोन पे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे ये बात कही, और इसमें एक कुरैशी साहब हैं, शमी कुरैशी जी, उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू, अचानक मैं इंदौर आया तो सेवाधाम से आया, तो मुझे मेरा कुछ तकलीफ थी मुझको, तो अंदर अरबिंदो मेडिकल कॉलेज के जो मुखिया हैं विनोद भंडारी जी, वो मेरे पुराने परिचित हैं, उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए। इसी बीच में वर्ल्ड वाइड उनको मालूम था कि कौन व्यक्ति है ये। तो मेरे साथ राज्यपाल जी रहते थे, आना जाना रहा, मिलना रहा। हमारी बहन मानस बहन पद्म विभूषण रही, राज्यसभा में भी कई बार रही, निर्मला देश पांडे दीदी। तो हम लोग यहाँ इंदौर हमारे लिए, मेरे लिए नया था। वो उन्होंने अखबार में छापा और भंडारी जी ने उसको पढ़ा, और आज मुझे ये मंच मिला। आज मैं दिल से बात कर रहा हूँ पानी की। आज ये सब हटा करके जो तमाम सारी बातें मुझे आपसे करनी थी, वो मैंने बातें हटा दी हैं सब। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर में हमें पानी के लिए प्रयास शुरू कर देना चाहिए। अगर सफाई में नंबर 1 है तो पानी में नंबर 1 बन सकते हैं। 200 फीट पानी का वाटर लेवल भरूच में चला गया है। वो दिन दूर नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए पानी का बीमा करना पड़ेगा, पानी का बैंक बनाना पड़ेगा, पानी को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर तृतीय विश्व युद्ध होगा तो किस चीज के लिए होगा? पानी के लिए होगा। और कोशिश करें कि भारत में ना हो। कोशिश, मेघा जी से मेरी चर्चा हो रही थे, तो कोशिश करें कि भारत में ना हो। और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मैं गया था अभी, बिस्लरी का एक प्लांट लगा हुआ है बनारस के पास, आपको सब लोग नौजवान उसको जान रहे हैं। वहां का 15 मीटर वाटर लेवल नीचे चला गया है। यात्रा द्वारिकाधीश की हुई, एक बड़ी कंपनी है, बड़े अच्छे बड़े भले व्यक्ति हैं, राहुल जी, RSPL ग्रुप है उनका, रेड एंड चीफ निकलता है, जूता और घड़ी। तो मैं वहाँ उनके प्लांट पे गया, मैंने देखा उन्होंने इतना अच्छा जल का प्रबंधन किया है। मुझे स्वयं, उन्होंने भी पढ़ा था अखबार में, उन्होंने भी एक स्टोरी मेरी इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ी स्टोरी आई, या इंडिया टुडे में, पता नहीं किसमें टाइम में थी, किसी में स्टोरी आई, उन्होंने पढ़ा और तुरंत मुझे कॉल किया, और DM के थ्रू फिर मैं गया। तो हमको आपको उन्होंने बीमा कर दिया है पानी का। 8 तालाब बनाए अपने 1600 एकड़ में, 8 तालाब। और जो व्यक्ति, मैं आज ये बात इस मंच के सामने कह रहा हूं, कि जो व्यक्ति अपने माँ के और पिता के पैर छुएगा और पिता की सेवा करेगा, उस व्यक्ति को उसके मन की मुराद पूरी हो जाएगी। इस पूरी सृष्टि में मां से बड़ा कोई नहीं है। मैंने भगवान नहीं देखा, लेकिन अपनी मां को भगवान के रूप में देखा है। मेरी मां, जो कुछ आज मैं हूं, और मैं ये बात कहता हूं कि भगवान मेरी जैसी मां सबको दे। और अगर आप, कोई लड़का या नौजवान लड़के बैठे हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, IRS बनना चाहते हैं, ITS बनना चाहते हैं, IFS फॉरेस्ट बनना चाहते हैं, IFS फॉरेन बनना चाहते हैं, IRS बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, आप अपने बाबा के कपड़े धो, बाबा के पैर चापो, अपने माँ के कपड़े धो, अपने पिता के कपड़े धो। माता और पिता जिस पर माँ प्रसन्न, जिस पर माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं, वो सबसे पहले कौन प्रसन्न हुआ था? प्रथम पूज्य कौन है यहाँ? वेदों में प्रथम पूजा किसकी होती है?
गणेश की। गणेश ने क्या किया था? माता पिता का परिक्रमा किया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? तो बच्चों को मैं आज ये जल के साथ एक शिक्षा और दे रहा हूं कि आप अपनी मां का दिल नहीं दुखना चाहिए, पिता का नहीं। पिता वचन मान के राम 14 साल के लिए चले गए। माता, पिता, गुरु। आपको इस समाज में 3 व्यक्ति हैं जो आपको, कोठारी साहब, बड़ा देखना चाहते हैं। एक कौन देखना चाहता है? पिता सदैव चाहता है कि पुत्र मुझसे बड़ा बन जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सदैव चाहता है कि मुझसे बड़ा बन जाए। और गुरु, अध्यापक सदैव चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ चेला मुझसे बड़ा बन जाए, ये आईएएस बन के जाए, फिर मेरे पैर छुएगा। और मित्र चाहता है कि मेरा मित्र मुझसे बड़ा बन जाए, बाकी कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं बच्चों से कि आप माता को प्रसन्न करिए, पिता को प्रसन्न करिए, और जो कुछ आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। कुरान में कहा गया है कि अगर नदी के किनारे भी आप रहते हैं तो लोटे से पानी का इस्तेमाल करिए। ये बात आपको मालूम है। हमारे हिंदू धर्म में क्या कहते हैं कि पानी चम्मच से, मंदिर का जो प्रसाद दिया जाता है, और बड़ी बात कहते हैं कि चम्मच से पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। कितना बड़ी बात कह रहा है रहीमदास, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तुलसीदास जी, चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व बना शरीरा। क्या बड़ी बात तुलसी गोस्वामी जी कह रहे हैं। नानक देव क्या कह रहे हैं? बाइबिल कह रही है पानी के लिए, स्वागत ही पानी से होता है बाइबिल में। कुरान में तो पानी बेचना मना है, पानी बेचना कुरान में मना है। हमारी पुराण में पानी बेचना मना है और प्याऊ लगाना है। आज मेरा जो मन था, तो मैं, अशोक भाई, अब हमसे जब कोठारी साहब ने कहा कि पांडे जी आज आप वो बातें मत करिए जो दूरदर्शन पे करते हैं, आज बातें वो करिए जो दिल से हो बात। तो वक्ता आने का मतलब, हम लोग बात करते हैं, सरकार के लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, वो अलग है। लेकिन आज मुझे जो लोग यहाँ बैठे हैं, अधिकांश मेरे पिता की उम्र के हैं, मेरे भाई की उम्र के हैं, कुछ मुझसे बड़े हैं, कुछ मेरे बेटे की उम्र के हैं। पानी राखिए। कबीरदास जी पानी के बारे में, पानी केरा बुलबुला। आदमी पानी का बुलबुला है, रहीम का। चित्रकूट में पानी के बारे में, दुनिया में पानी का जो मैंने आपको बताया, पानी पर सारे हिंदुस्तान में मैं परंपरागत पानी का जानकार हूं। वैज्ञानिक पानी की बात नहीं करता, विज्ञान बांध बनाने की बात करता है। नदी रोकने की नहीं है, नदी को रोकना नहीं चाहिए, बहते हुए पानी को कभी नहीं रोकना चाहिए। जब जब बहता हुआ पानी रोका जाएगा, धाराएं बंद हो जाएंगी। पानी अपने आप रास्ता तय कर लेता है। अमृत में क्या है? पानी ही तो है अमृत। तो अगर अमृत है तो पानी है, विष है तो पानी है, संतरा है तो पानी है। दूध में भी 86% पानी होता है। सब्जियों में अगर आलू की बात करें तो 87% पानी होता है। पालक की बात करें तो 98% पानी होता है। तो मैं अगर बात करने की शुरू करूं पानी पर, तो एक तो पानी पूरे देश में एक आप वो नहीं है, पानी का कहीं भी पूरे भारत में परंपरागत जल संरक्षण का अनुसंधान केंद्र नहीं है। मैं आदरणीय कोठारी साहब से, कुलकर्णी साहब से कहूँगा, कुलकर्णी दादा से, और वाजपेयी जी बैठे हैं, चौहान साहब बैठे हैं, सब लोग यहाँ, बड़ा मंच बैठा है, और एक कोई ऐसा कार्यक्रम आप जरूर करें। और मेरी जिम्मेदारी है कि देश भर के जो पानी पे काम करने वाले लोग हैं, अभ्यास मंडल पे 1 दिन का कार्यक्रम करें या 2 दिन का सेमिनार करें।
देश के जो पानी के जानकार हैं उन सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मेरी है, वो आ जाएंगे। और जब स्वच्छता में आपको पूरे देश में 5 पुरस्कार मिल चुके हैं, तो पानी का जो परंपरागत अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है पुरखा कैसे पानी पता लगाते थे? पुरखे एक तौलिया लेते थे, उसको वेट वजन करते थे, जो वजन नाप आया, नाप किससे शुरू हुआ था? पानी से। टाइम किससे शुरू हुआ घड़ी का? पानी से। जो लोग जानकार हैं वो इस बात को, टाइमिंग कहाँ से शुरू हुई थी? पानी से। तो वही सही कह रहा हूं ना मैं? और नापने का यंत्र किससे बना? पानी से। तो पूरा जो सृष्टि का चक्र है वो पानी से बना। तो एक साफी मान लीजिए 100 ग्राम की है, उसको धोया गया और उसमें पानी आ गया, कितना वजन हो गया? 400 ग्राम। आप उसको टांग दीजिए, एक कॉटन का लीजिए, एक टेरिकॉट का लीजिए, पैंट लीजिए, शर्ट लीजिए, टांग दीजिए, टेम्परेचर देखिए कितने बजे में वो सूख जाता है, अर्थात कितना पानी वाष्प होकर के जा रहा है। हमारे यहाँ अगर 100% पानी बरसता है तो क्या होता है? 60% पानी नदियाँ ले जाती हैं बहा के, मीठे पानी को खारा बना देती हैं। 20% पानी वाष्प बन के निकल जाता है, 10% पानी तालाबों में रहता है और 10% पानी भू के अंदर जा पाता है। 90% पानी में से हमें केवल 10% पानी बचता है। और हमें कितना बचाना है? कम से कम 50%। पूरे विश्व में हमारी आबादी 16% है और पानी कितना है? 2.5%। 2.5% पानी है कुलकर्णी साहब, और आबादी हमारी 16% है। तो 15% के लिए तो पानी का संकट होगा ना। हमें चेतना पड़ेगा। मैं हर बार टॉपिक पे लाके आपको कुछ बता के ठीक टॉपिक की बात करता हूं। हमें फिर वाष्प बन के पानी बह जाता है। सिंचाई के 2 साधन हैं, या तो भूजल या प्रकृति का जल। प्रकृति प्रतिदिन सबसे ज़्यादा पानी हिमालय में है, उत्तराखंड में पानी बहुत है, बर्फ बन के निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यासा उत्तराखंड है। अभी चौहान साहब बात कर रहे थे, ये सारा जीवन पानी में लगाए हैं। चेरापूंजी में पानी का संकट हो गया, जहां 1200 मिलीमीटर से कम वर्षा नहीं होती है, माने पूरे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र था, वहां पानी नहीं है। तो हमको पानी में नंबर 1 अब अभ्यास मंडल की तरफ से, जो देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, ब्रह्मदेव शर्मा, BD शर्मा, जितने सारे हमारे भारत के बड़े स्टार हैं बॉम्बे में, और अपने घरों में जो बोर करा के मीठा पानी बनाए हैं, उनका श्रेय जाता है BD शर्मा जी को। BD शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आदरणीय कोठारी साहब से बात कर, वो खुद मैं फ़ोन दूंगा, वो आएंगे, कभी उनसे बात करके हम लोग बात करेंगे। और मैं आदरणीय रामेश्वर गुप्ता जी हैं, नेताजी मोहते जी हैं, शर्मा जी हैं, माला जी हैं, मेघा जी हैं, और सब लोग हैं, इन सब में बात करें। और आदरणीय कुलकर्णी दादा का जो आशीर्वाद है, तो यहाँ पर एक चर्चा केवल पानी की हो और नौजवान लड़के भी उसमें हों, जो लड़के पानी पर PhD करें। पानी पर शोध नहीं हो रहा। ये नहीं लोग जान रहे कि पानी बरसात के पहले तालाब की मिट्टी हर गांव में खोदी जाती थी और उससे खपरे बनाए जाते थे। हर साल तालाब साफ करते थी समाज। अब क्या हुआ, 88 के बाद तालाब समाज के थे, समाज बनाता था, समाज देखभाल करता था, कुएं की देखभाल करता था। जब जवाहर रोजगार योजना आ गई, प्रधानों को पैसा मिलने लगा, तो तालाब कुआं किसका हो गया? प्रधान का। अब प्रधान ने क्या किया? उसको पेड़ को काटा। जिस पेड़ पर चिड़ियां आती थी, बीट करती थी, हमारे बीज कौन लाता था? हमारे बीज गिलहरी लाती थी, हमारे बीज चिड़ियां लाती थी, छाया में बैठती थी, बीट किया, बीज गिर गया। प्रधान जी ने वो तालाब कटवा दिए, वृक्ष। प्रधान जी ने जवाहर राज योजना से उसको बनवा दिया घाट। प्रधान जी ने हर दरवाजे नल लगवा दिया, जहां नल की जरूरत नहीं थी वहां भी नल लग गया। अब इस पृथ्वी माता में कितने छेद करोगे?
एक सीमा है, बैंक से उतना ही तो रुपया निकाल सकते हो आप जितना जमा करोगे। भाई ओवरड्राफ्ट 5,000 का कर लो, कोई कोई बैंक ऐसा होती है कि भाई 5,000 और दे देगी। तो आप 87 के बाद इस देश में जो भी चुनाव हुआ ग्राम प्रधानों का, उसमें अधिकांश ग्राम प्रधानों ने कुल गिनती के एक गांव में 3 तालाब हैं, उन्हीं 3 तालाबों में काम किया। वही 4 कुएं हैं, उसी कुएं में काम किया, पूर्व दिए गए कुएं। और एक गांव में, छोटे से गांव में भी 15 टो हैंडपंप लगे हैं, मैंने सर्वे करके देखा है। आखिर कब तक निकालेंगे? इसलिए मेरा सभी जाति धर्म मजहब को छोड़कर पानी सबके लिए जरूरी है। एक योजना अभ्यास मंडल बनाए और पूरे देश के जितने जल विशेषज्ञ हैं, अगर जल सचिव साहब हैं, नमामि गंगे के डीजी अशोक कुमार जी हैं, यूपी सिंह साहब हैं, नमामि गंगे के और केंद्रीय भूजल बोर्ड के चेयरमैन हैं, पंथी जी हैं, ये तमाम बात, हो सकता है जल शक्ति मंत्री जी भी आ जाएंगे, यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो सब लोग आ जाएंगे। मैं दादा आप सबके साथ में हूँ और एक ऐसा प्लान बनाया जाए, क्योंकि सारा जो प्लान बना था हिंदुस्तान का वो इंदौर से बना था। इंदौर से पूरे भारत का विकास का प्लान बना था, फैक्ट्रियों का प्लान बना था। इंदौर देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, अध्यात्म की, अध्ययन की, संस्कृति की, सभ्यता की। मुझे लगता है कि अब समय वो आ गया है और यह काम केवल अभ्यास मंडल के साथी ही कर सकते हैं। ये क्षमता है। हम संख्या में कितने ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम संख्या में कितने ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम समर्पित कितने महत्वपूर्ण ये विषय है। क्रांति जब हुई थी तो बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे क्रांतिकारी। आजादी की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई और वो कह रहा था कि मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। आजाद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, बिस्मिल हंसते हंसते चले गए। अब्दुल हमीद जानते हुए कि मैं पैटर्न टैंक के नीचे आ रहा हूं, पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, पैटर्न टैंकों को तोड़ रहा था, वो जान रहा, वो बच सकता था, अब्दुल हमीद भाग सकता था। उसने कहा नहीं, आज मेरी भारत माता को मेरी जरूरत है, और उसने पैटर्न टैंक तोड़ दिए। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास मंडल पानी का समाधान कर सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा समय जो मैंने लिया था आपका 45 मिनट मेरे पूरे हो गए। अब दादा की अनुमति हो तो मुझे लगता है कि कोई नौजवान मुझसे प्रश्न करना चाहे। एक बार फिर मैं आदरणीय अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता जी, अशोक कुठारी जी, मोहते जी, पीसी शर्मा जी, श्रीमती माला सिंह ठाकुर जी, सफ़ी शेख साहब, श्रीमती वैशाली खरे जी, चौहान साहब और हम सब के अग्रज दादा कुलकर्णी जी और पूरा जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, उन सब को मैं प्रणाम करता हूँ। कहीं मेरे कहने में, सुनने में, समझने में गलती हो गई हो, यह चॉइस आदरणीय समी कुरैशी जी यहाँ पर नहीं है, बैठे हैं, आने वाले थे। अच्छा, तो मैं अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे क्षमा कर देंगे, आपके बीच का हूँ। और बहुत बहुत आभार मैं ये फिर से अशोक कुठारी भाई साहब को दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे, आदरणीय रामेश्वर जी और जिस तरह से आपकी टीम, उपाध्याय जी, वाजपेयी जी, मुझे लेने के लिए, मैंने मना किया था, मुझे लेने के लिए स्टेशन तक बेचारे गए। और मैं छोटा हूँ, आपसे चल सकता हूँ। बाबा आमटे जी की भारत जोड़ो यात्रा में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने विनोबा जी के दर्शन किए हैं, दलाई लामा जी के दर्शन किए हैं, मदर टेरेसा जी के दर्शन किए हैं, कैलाश सत्यार्थी जी के साथ दर्शन किए हैं, और मैंने अमर्त्य सेन, ये नोबेल पुरस्कार पाले व्यक्ति हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, देखा, समझा है। और दीदी पद्म विभूषण
निर्मला देश पांडे जी के साथ मुझे सौभाग्य मिला इस अहिल्याबाई होलकर की नगरी में कि उनके पुत्र के रूप में निर्मला देश पांडे, यद्यपि मेरी बहन नहीं थी, मानस बहन थी, लेकिन उनके पुत्र के रूप में इलाहाबाद में पिंडदान करने का मौका मुझे मिला है। तो इसलिए मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं और मैं एक और भाग्यशाली मानता हूं, इस देश को एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री मिला है। मैं जाति पात की बात नहीं करता हूं। बहुत हमारे सारे पुरानी हमारी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है, और मध्य प्रदेश का इंदौर की मैं जितनी तारीफ करूं मेरे पास शब्द कम है। फिर से मैं पुनः एक बार नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, लेकिन कभी कभी मन ऐसा होता है, अंदर से उत्साह ऐसा होता है कि मैं आदरणीय रामेश्वर गुप्ता जी का, कुलकर्णी जी को कह नहीं पाता हूं कि दादा अशोक मैं आपका कितना आभारी हूं। शायद मुझे फिर से मुझको ये अवसर उनके बीच में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। वंदे मातरम। सलाम। जय हिंद। मैं सोचता हूँ कि जोरदार तालियां होने चाहिए थी। आदरणीय पांडे जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में वो तमाम सारी बातें कह दी। जन्म से लेकर के जन्म के जीवन के अंत तक और जीवन के बाद भी जल से संबंध है। और स्वच्छता, सफाई साबुन नहीं करता है, पानी करता है। आप कितना महंगा साबुन ले लीजिए। चलिए, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो जितने प्रश्न आपके मन में थे उन सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न किसी के मन में पैदा होगा, इसलिए मैं प्रश्नोत्तर नहीं रख रहा हूँ। देखिए, मुझे मालूम है कि इस देश के अंदर कितने वे सारे समाधान आ जाएं, प्रश्न तो खड़े ही रहते हैं और प्रश्न खड़े रहना चाहिए। जिस दिन प्रश्न बैठ जाएगा उस दिन हम सब बैठ जाएंगे। तो वो रखिए आप। कल के बारे में बता दूं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। स्वच्छता में हम आगे आ गए हैं। उसी से दे सकते हैं। प्रश्न जिनके हों वो कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तुरंत। हर व्यक्ति अपने में जल विशेषज्ञ है। जो व्यक्ति पानी की एक बूंद भी बचा ले, जो व्यक्ति पानी की एक बूंद भी बचा ले, वह ना बचाने वाले से बेहतर है। कोई आपके साथ 100 कदम चला, कोई 1000 किलोमीटर चला, लेकिन 100 कदम वाले को भी धन्यवाद, क्योंकि ना चलने वाले से बेहतर 100 कदम तो चला। बोलिए। नमस्कार। मेरा प्रश्न था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपने सुझाव दिए हैं जल कैसे बचाएं, लेकिन जैसे इंदौर शहर है, महानगर है, यहाँ पर आप 200-250 फीट की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से 600, 700, 800, 900 फीट तक भी यहाँ पे बोरिंग में पानी नहीं निकलता है। तो शहरी क्षेत्र के लोग क्या प्रयास करें, विशेष करके जो आने वाले दिन हैं इसमें कैसे हम जल को बचा सकते हैं? हाँ, आपका प्रश्न क्या नाम है? शुभ नाम आपका? प्रवीण खारीवाल। प्रवीण जी ने जो बात कही बहुत अच्छी कही। देखिए, हमें अपने घर में जैसे सोना गाड़ते थे ना पहले, वैसे पानी गाड़ना पड़ेगा। सोना गाड़ते थे, चांदी गाड़ते थे ना, ऐसा ही पानी को गाड़ना पड़ेगा। और एक 10 बाई 10 या 20 बाई 20 खोद करके उसमें स्लेब डालनी पड़ेगी और उसका तब वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। शहर के अंदर आपका छोटा मकान है तो छोटा नल के पास मान लीजिए नल लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मेरे झोले में, वो झोला मेरा रखा है, झोले में टोटी रखता हूँ, एक प्लास रखता हूँ, एक पेचकस रखता हूँ। मुझे कहीं पानी बहता हुआ मिला, मैं अपना टोटी लगा के बंद कर देता हूँ। मुझे नहीं पता। एक बार मैं एक काम कर रहा था, कमिश्नर साहब आ गए, एक लू साहब थे मेरे यहाँ, तो
वो रास्ते से निकल रहे थे, उनको नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि उनको निकलना है, और एक नल बह रहा था। तो मैंने अपना निकाला पेचकस और प्लास और टोटी अपना डाले रहता हूँ, उसको कसा और तो कड़ी खड़ी कर दी। ये क्या कर रहे हो पांडे जी? मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा काम है कर रहा हूँ। तो 400 जब मैंने बांधा शहर के अंदर, और जहाँ भी जाता हूँ, अभी मेरे ब्रीफकेस में पड़ा है, स्टेशन में जाऊँगा कहीं बहता मिलेगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं अंधेला दूर नहीं करता, मैं एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जला रहा हूँ, और मेरा प्रयास समुद्र में एक बूंद के बराबर है। मैं नहीं जानता कि बहुत बड़ा पानी का काम कर लूंगा, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ूंगा। और कोई प्रश्न? नमस्कार सर। सबसे पहले तो कोठारी जी का धन्यवाद जिन्होंने आपसे हमको मिलवाया। तालियां बजाइए। आपके उद्बोधन में आपने बोला था कि जल मंदिर बनाएंगे। हाँ। तो वो जल मंदिर कैसे बनाए जाएंगे? हाँ। और चम्मच से पानी जो देते मंदिर में, उसका बताइए कि क्या हाँ। कारण था उसका। बिल्कुल। वो पूछ जल मंदिर, मेरे कहने का आशय है कि आप अपने घर में अपने ये तय कर लीजिए, लोटा भर के जल मंदिर, बाथरूम में कम से कम पानी इस्तेमाल करिए, ब्रश करने में कम से कम पानी इस्तेमाल करिए, नहाने में कम से कम पानी इस्तेमाल करिए, बर्तन धोने में कम से कम पानी का इस्तेमाल करिए। आप जो आपके दैनिक जीवन में पानी है, तो जब आपने पानी कम से कम इस्तेमाल किया तो एक तरीके से मंदिर ही, पानी का मंदिर ही बना दिया। और अपने घर में एक टैंक बना लीजिए और टैंक में पानी बरसात का रोकिए, वो आपका जल मंदिर हो गया। एक बात ही हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं भी गांव में रहा, 17 साल तक ऐसे गांव में रहा जहां कुछ स्कूल भी नहीं था। मेरे मामा के लड़के यहाँ पर बैठे हैं, सूबेदार साहब हैं, वो आप मुझको सुनने के लिए आए हैं, यहाँ यहीं पर वो आए हैं सुनने के लिए। मैंने पानी के प्रबंधक को नज़दीक से देखा है। तो आप कुछ नहीं करिए, और जो व्यक्ति पानी का अनादर करता है, लक्ष्मी कभी उसको टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति पानी का अनादर करता है, बहुत पानी बर्बाद करता है, आप अपने घर में 1 बाल्टी पानी जरूर भर के रखिए, 2 बाल्टी, अगर हौज है तो हौज भर के रखिए। पुराण कहता है ये। आप अपने घर में कभी पानी खाली मत रखिए, सारे बर्तन में पानी भरे रहिए, और जिस घर में पानी भरा रहेगा उस घर में लक्ष्मी का वास होगा। बोलिए प्रश्न, अगला प्रश्न। पानी के प्रवाह को रोकना नहीं चाहिए, तो सर जो टिहरी का बांध बना हुआ है उत्तराखंड में, तो सर वो क्या है, मतलब हाँ, उसका फायदा? मैं बता रहा हूं। पानी के बहाव को रोकना नहीं चाहिए। बांध, मैंने पहले कहा है कि मैं बांध की व्यवस्था के उस समय, बांध जब भोंगड़ा साहब चिपको आंदोलन चला रहे थे, तो कभी कुछ चीज़ें जरूरी हैं। कहीं पर पानी की सिंचाई के लिए उत्तरांचल में ऊंचाई पर है, तो टेहरी बांध के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, टेहरी बांध के खिलाफ। लेकिन उसी बांध से लाखों एकड़ जमीन सिंचित भी होती है, तब पानी बहुत था। आज टेहरी बांध खाली पड़ा है, भाखड़ा बांध में पानी नहीं है। यहाँ बगल में गंभीर डैम है, यहाँ सेवाधाम मैं गया था, सुधीर भाई अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब लोग भी वहाँ जाइए देखिए। तो वहाँ डैम में मैं गया, पानी नहीं था। बिल्केश्वर दर्शन करने गया था, मेरे साथ एक टीम थी, पानी नहीं है। तो जब तक वो उस जमाना था, 1956 में हमारे यहाँ जल आयोग बना, जैसे चौहान साहब बैठे हैं, तब इसका नाम जल आयोग रहा। फिर इसके बाद भूजल बोर्ड 62 में बन गया, 86 में जल नीति आ गई, फिर 2000 में जल नीति आ गई। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार केवल 5 लीटर पानी पीने का अधिकार है आपको। सुप्रीम कोर्ट के PIL में 5 लीटर पानी पीने का अधिकार है मात्र, और आदमी को पानी कितना चाहिए? 50 लीटर। राइट टू वाटर संवैधानिक अधिकार नहीं है ना? संविधान में पानी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अनुच्छेद 21 कहता है आपको आजादी है, देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, पर पानी के रोकने का अगर कड़ा कानून बना होता तो शायद ये दिन भर समरसेबुल नहीं चलते। लोग बटन दबाते हैं, 20 बाल्टी पानी निकालते हैं। तो जो पानी, मैंने इसलिए बांध की बात करी, एक उर्मिल डैम मेरे ननिहाल के बगल में बना हुआ है, उर्मिल डैम में पानी नहीं है।
जो झांसी के बाद माता टीला है, बिजली पावर, ये बिजली काहे से बनती है? पानी से। बिजली किस चीज से बनती है? पानी से। तो पानी नहीं है। तो मैंने लगभग अपने सब्जेक्ट में सारी चीजें, शरीर जो हमारा है इसमें 80% पानी है, और व्यक्ति की उत्पत्ति किससे होती है? पानी से। अगर देखा जाए तो वीर पानी ही तो है ना, तो अमृत क्या है? पानी है ना। तो जो कुछ भी जीवन में है वो पानी है। तो और किसी का कोई प्रश्न? आज का जो विषय था जल संरक्षण में समुदाय की भागीदारी। जी सर। आपने शायद सुना होगा जी। जो झाबुआ का आदिवासी क्षेत्र जी है, जी जी वहाँ पे जो हमारे आदिवासी बंधु जी समर्पण और स्वाभिमान के साथ जी पानी के लिए, जल संरक्षण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जी वो एक अपने आप में अद्भुत कार्य है। जी। मेरे ख्याल से आपने सुना भी हाँ, होगा। महेश शर्मा जी का मैंने महेश सुना। शर्मा जी का हाँ, शिव मेरे मित्र गंगा हैं, अभियान। मेरे मित्र तो हैं। अच्छा जी, मैं उसका छोटा सा कार्य करता हूँ। ठीक है। धन्यवाद आप सभी को। और ये कुटुंबली जी का एक आखिरी प्रश्न नहीं था, बल्कि उन्होंने एक सूचना दी। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि कल के लिए यातायात के बारे में भी इंदौर को आगे ले जाएं। आप कृपया कार्यवाल जी बैठेंगे 2 मिनट सर, सवाल। अंतिम। बस आप 2 अपने मिनट। सुझाव लिखित में यहाँ दे करके जाएं, जिससे कि कल के परिसंवाद में शामिल हो। मैं बहुत आदर के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ और डॉक्टर ओपी जोशी जी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त के तुरंत बाद आप राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। कृपया कोई भी सभागार नहीं छोड़ेगा। एक बार कल के बारे में फिर सुन लें। जो लोग यातायात में रुचि रखते हैं यहाँ के इंदौर के बारे में, वो अपने प्रश्न, अपने सुझाव कुछ भी वो यहाँ देते हुए चले जाएं, जिससे कल के परिसंवाद में यहाँ पर आपकी सहभागिता हो सके। डॉक्टर ओपी जोशी, आभार व्यक्त करेंगे। हम लोगों के बीच चित्रकूट से आए श्री पांडे जी, कुछ समय के लिए आई निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल जी, श्री मुकुंद कुलकर्णी, मुकेश चौहान जी और इंदौर के जागरूक श्रोता, आप सभी का अभ्यास मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए सावधान होकर के खड़े हो जाएं। सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पुनः हम कल आपकी प्रतीक्षा करेंगे यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।